तनखा। सलमा जी की पत्नी निर्मला जी अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। इतनी सारी लड़कियां का फोटो देखा, लेकिन एक भी लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद नहीं आ रही थी। निर्मला जी ने अपने छोटे भाई से भी अपने भांजे की शादी के लिए लड़की को देखने के लिए बोला था हुआ था। तभी निर्मला जी के भाई मोहन का फोन आया। निर्मला दीदी, आज शाम के रिश्ते के बाद के लिए किसी को लेकर आ रहा हूँ। निर्मला ने अपने भाई से कहा, मोहन अचानक से पहले कम से कम बता देते तो साफ सुथरा करा देती घर। अब तो बड़ी बहू भी नहीं है, उसे भी स्कूल आते 4 बज जाते हैं। मोहनलाल ने कहा, कोई बात नहीं, हम शाम को इसीलिए आ रहे हैं, शाम को इस घर में सब मिल जाएंगे। मोहन फोन रखते ही निर्मला जी अपनी बड़ी बहू को फोन मिलाया और कहा, बहू हो सके तो आज जल्दी आना, रमेश के रिश्ते की बात करने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बड़ी बहू रमा ने कहा, ठीक है माँ जी, कोशिश करूंगी, जल्दी आ जाऊंगी। शाम होते ही मोहन लड़की के पिताजी को लेकर आ गए। बातचीत हुआ, उसमें सबकी फोटो देखा और पहली नजर में उस लड़की पसंद आई। अगले सप्ताह संडे को लड़की देखने के लिए लड़की के घर जाने के लिए 3 बजे का टाइम फिक्स हो गया था। शाम के 8 बजे दुकान बंद करके निर्मला जी के पति महेश चंदी और बेटा राहुल जैसे ही घर आए, निर्मला जी ने सबसे पहले अपने पति को फोटो दिखलाया। वैसे तो फोटो व्हाट्सएप पर महेश चंदी अपने और बेटे राहुल का भी भेज दिया था। अपनी शादी की बात सुनकर राहुल बहुत गुस्से में था। राहुल घर आते ही बोला, मम्मी, आपने अपने मन से मेरी शादी कैसे तर्क कर दी और क्या आपने मुझे एक बार ही पूछने की जहमत नहीं उठाई? सीधे लड़की देखी और शादी फिक्स कर दी। और तो और लड़की देखने के लिए हाँ भी कर दिया। एक बार तो पूछ लिया होता कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं। तभी राहुल के पिताजी महेश चंद बोले, बेटा इसमें तुम्हें हमसे क्या पूछना? क्या तुम्हारे लिए गलत लड़की ढूंढेंगे और गलत लड़की से शादी करना चाहते हैं? होता है, कब तक कर चुके थे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं कितनी सारी लड़कियां के फोटो देखने के बाद इस लड़की को पसंद किया है। राहुल ने साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी और अपने कमरे में चला गया। राहुल जब अपने कमरे में चला गया तब राहुल की बड़ी भाभी सीता कमरे में आई और बोली, राहुल क्या बात है, इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम क्यों मना कर रहे हो शादी करने के? राहुल ने अपनी भाभी से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सीता ने कहा, देवर जी अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। माँ जी कब से परेशान थी आपकी शादी करने के लिए। कहाँ की लड़की है देखा? राहुल ने कहा, अगर मुझसे कोई पूछे तब ना बताऊंगा। क्या मैं अब आपसे कहूँ कि मुझे शादी करने जा रहा हूँ? सीता ने जाकर अपनी सास से कहा कि राहुल किसी लड़की से प्यार करता है, वह उसी से शादी करना चाहता है। निर्मला जी ने यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। जब उसने पहले ही से पसंद कर लिया था तब मुझे बता देना, लेकिन मैं जब से लड़की नहीं देखूंगी मैं शादी नहीं होने दूंगी। अगर उसे अपने पसंद करना है तो कहीं जाकर कर ले। राहुल ने वीडियो कॉलिंग कर अपनी गर्लफ्रेंड आशा से अपने घर वालों से बात कराई। राहुल के घर वालों को आशा पसंद आई। फोन काटने के बाद राहुल की माँ ने कहा, देखो भाई, ठीक है तुमने लड़की तो पसंद कर ली, हम शादी भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना दहेज के नहीं करेंगे, इसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे। राहुल चुपचाप था। वो सोच रहा था कि कैसे भी करके शादी हो जाए। अगले दिन आशा के पिताजी राहुल के घर आए शादी की बात करने के लिए। जब दहेज की बात आई तो आशा के पिताजी ने दहेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन राहुल की जिद के कारण राहुल के घर वालों को आशा से शादी करनी पड़ी। अगले 6 महीने में राहुल और आशा की शादी हो गई। आशा आप अपने ससुराल में आ गई थी। जब तक मेहमान थे तब तक तो आशा से कोई कुछ नहीं कहता था। जैसे ही सारे मेहमान चले गए, अगले ही दिन से आशा सास निर्मला जी ने आशा के कमरे में आ गई और बोली, बहू सूरज कब का निकल चुका है, अब तक कोई सोई रहेगी क्या? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है, आज तो देर से उठ गए, कल सुबह 6 बजे से पहले ही चाय बनाकर सबको दे देना। और हाँ, बड़ी बहू को 8 बजे तक अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है तो उसका भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। अभी तो आशा के ठीक से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे। आशा जब सुबह 6 बजे सोकर उठी थी, रात के 12 बज जाते थे, तो फिर उसने काम खत्म होते ही इसी टेंशन में होती थी कि कल सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो नींद नहीं खुलेगा। तो आशा ये भूल गई थी कि उसकी नई नई शादी हुई थी, कितने सपने सजोए थे। शादी होने के बाद हनीमून के लिए शिमला जाएगी, लेकिन यहाँ तो जब से शादी हुई इसी घर में भी एक दिन बाहर नहीं निकली। शिमला तो जाने की दूर की बात है। कभी कभी तो वो सोच ही रही थी कि इस घर में बहू के रूप में आई या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसीलिए होती है कि वो अपने मायके से जाकर ससुराल की नौकरानी बन जाए? क्या सपने संजोए थे आशा ने। आशा भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यहाँ रहकर पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि घर वालों ने रंग रूप देखकर तो यही लगता था। एक दिन रात को उसने अपने पति राहुल से कह दिया कि राहुल, ऐसा नहीं हो सकता कि
हम लोग दूसरे जगह रेंट पर लेकर घर रहे, यहाँ तो सुबह से शाम तक काम ही काम करना पड़ता है। राहुल ने कहा कि फिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम यही चाहती हो कि हम अपने माँ बाप और भाई भाभी से अलग हो जाए और कहीं दूर रहूं? इस दुनिया में सारी औरतों का यही सब करती है। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर को देखभाल करती है, और फिर भाभी भी तो सुबह से शाम तक नौकरी करने जाती है और शाम के आने के बाद घर के काम में हाथ बटाती है। आशा समझ गई कि थी अपने पति को कुछ कहना बेकार है। अपनी जिंदगी को अपनी नियति समझ कर जीने लगी थी। आज सावन का पहला सोमवार था। आशा ने व्रत रखा हुआ था। सुबह सुबह तो सबको नाश्ता कराकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी। अभी आशा बिस्तर पर लेटी थी तभी आशा के साथ आवाज आई, बहू 2 कप चाय लेकर आना, मेरी सहेली उर्मिला आई है, और हाँ अब बेकरी वाला बिस्कुट भी लेकर आना। आज आशा सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। पूरे शरीर में थकान हो गया था और सिर में भी दर्द हो रहा था। उसका हाल और भी बुरा हो गया था, लेकिन इस घर में आशा का दुख कोई समझने वाला नहीं था। आशा जैसे ही चाय लेकर अपने सासू माँ के कमरे में पहुंची, आशा के सास किसी मंदिर के घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगी। तुम्हारे मायके वाले ने कौन सा मेरा घर कर दिया है? जो रो रानी की तरह अपने रूम में जाकर आराम फरमा रही थी। बड़ी बहू को देख, एक तो इतना ज्यादा दहेज भी लेकर आई और नौकरी भी करने जाती है। महीने की आखिर आधे तनख्वाह का पैसा मुझे दे जाती है। बहू हो तो घर की बहू जैसी। शादी से पहले तुमने कहा था कि मास्टर की डिग्री लिया है। तुम्हारे मास्टर का डिग्री का क्या फायदा जब तक रुपया कमा ही नहीं रहे हो? इतना सुनकर आशा के आंखों में आंसू टपक रहे पर जमीन पर गिरने लगे। रूधे गले से उसने इतना ही कहा कि माँ जी, आज सावन का प्रथम सोमवार था, इसीलिए मैंने व्रत रखा हुआ था। सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। आशा के कमरे में से बाहर आते ही निर्मला जी सहेली से कहा, आजकल की बहुआ यही हाल बहानेबाजी करती रहती है। घर का कोई काम करना पड़े, एक हमारा जमाना था, सास को एक भी टोकन का मौका नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं झट से जवाब दे देती है। आशा आज सपन को ठेस पहुंचा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब वो भी जॉब करेगी। आखिर उसने भी तो इतनी पढ़ाई की थी। जब मेरी जेठानी जॉब करने जाती है तो उनको घर में सबका इज्जत से बात करते हैं। शाम होते ही आशा की जेठानी जैसे स्कूल से घर आते ही थी, सास आशा तुरंत पानी और चाय बना कर देती थी। आज आशा की जेठानी घर पर आई तो लेकिन आशा ना पानी और ना ही चाय देने आई। आशा की जेठानी को जब उसकी देवरानी आशा नहीं दिखाई दी तो उसने कमरे में अंदर चली गई। अंदर गई तो देखा कि आशा अपने बेड पे सोई हुई थी और रो रही थी। आशा की जेठानी ने आशा को अपने गोद में लेकर कहा, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही हो? आशा ने दोपहर की सारी बातें अपनी जेठानी से बता दी। आप तो जानती हो भाभी की मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती है। आशा की जेठानी ने कहा, अरे पगली, तू सासू माँ की बातों का पूरा मान गई। वो ऐसे ही, मैं नई नई शादी करके आई थी तब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर वही घर में मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी नौकरी कर ले। मेरे स्कूल में एक टीचर का पद खाली है, तनख्वाह तो ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करूँ। वो अपनी देवरानी से पूछने लगी। आशा ने एक पल में ही हाँ कह दिया, क्योंकि वो आज सम्मान से जीना चाहती थी। आशा की जेठानी उसे अपने प्रिंसिपल को फोन लगाकर बताया कि मेरी देवरानी आप बोले थे कल इंटरव्यू के लिए साथ लेकर आ जाओ। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी हाँ जवाब दिया। उसके बाद आशा की जेठानी ने भी आशा से कहा कि मैं भी स्कूल के चक्कर में घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाती हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुआ था तो मेरे घर आकर भी स्कूल के बच्चे को पेपर जांच करने होते हैं। तुम तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। शादी करके आई थी तो कितनी कोमल फूल की तरह थी, अब तो ऐसे लगती हो जैसे इस गुलाब के पेड़ में सिर्फ कांटे ही कांटे बच गए हैं। तभी आशा ने कहा कि नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आज तो मैं व्रत है इसीलिए चेहरा ऐसा लग रहा है और सिर दुख रहा है। देखो भाई, अब कुछ खाओगी नहीं तो सिर तो दुखेगा ही ना। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बनाकर ला रही हूँ, और फिर दोनों मिलकर चाय पियेंगे और सासू माँ को भी पिलाएंगे। फिर देखना तुम्हारा सिर दर्द कैसे चुटकियों में गायब हो जाता है। शादी के बाद आज पहली बार आशा को ऐसा लगा था कि जैसे उसे जले पर घाव पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। अगले दिन आशा इंटरव्यू देने गई और स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, उसके बाद वो भी अपनी जेठानी के साथ स्कूल जाने लगी। आशा की जेठानी और आशा दोनों मिलकर सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता बनाते और फिर साथ स्कूल चले जाते। अब दोनों जेठानी मिलकर साथ रहने लगी। आशा को भी जितना तनख्वाह मिलता था उसमें से आधा पैसे अपने सास को दे देती थी। अब उसकी सास भी आशा से सही से बात करती थी।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट बार फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।